सभी मित्रों को प्रेम मीरा का प्रणाम। आज बहुत दिनों बाद लाइव आने का दिल करा कि कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है केस से रिलेटेड, कोरेगांव से रिलेटेड, कोरेगांव आश्रम पुणे से रिलेटेड। तो सोचा मैं आप सभी मित्रों से साझा करूं। और आज सुबह जब उठी तो एक जगजीत सिंह की गज़ल चल रही थी इसमें एफएम में कि झूठ वाले कहाँ से कहाँ बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। और ऐसा ही होता है, जो लोग आप सभी जानते हैं जो सच की राह पर चलते हैं उनको कितनी तो कष्टों का सामना करना पड़ता है, कितने लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, कितना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि सच को कोई ना तो सुनना चाहता है ना उसको एक्सेप्ट करना चाहता है। क्योंकि झूठ बोल बोल के लोगों ने अपने आप को इतना हिप्नोटाइज कर लिया है कि वो झूठ को ही सच मान करके बैठ जाते हैं। एनीवेज, ये एक अलग फिलॉसफी का मुद्दा है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी जो मैं आप सबसे साझा ये करना चाहती थी, पिछले कुछ दिनों से हमारा जो कोरेगांव पार्क है जहाँ हमारे सदगुरु भगवान श्री रजनीश ओशो जी का आश्रम है, वहाँ पर एक 40 एकड़ की प्रॉपर्टी का घोटाला सामने आया है, जो कि बहुत ही अखबारों की सुर्खियों पर है वो चीज़। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की ओनरशिप लाइक ब्रिटिश इंडिया मारवर्तन के अंतर्गत कोई प्रॉपर्टी थी 40 एकड़ की। और उसके बाद 1950 में मारवर्तन है ना, सॉरी मैंने थोड़ी मराठी वाली चीज़ों को मुझे तो आती नहीं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश किया। अगर मेरे स्पेलिंग या उच्चारण में कोई कमी हो तो काइंडली मुझे माफ़ करिएगा। और 1973 में 15 एकड़ जो है वो दिल्ली के जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्यावरण के लिए दी गई थी, वो लीज पर, जिसकी लीज 2038 तक है ना, 2038 तक। अब 4 साल पहले अजीत पवार जी के जो बेटे हैं पार्थ पवार, उन्होंने एक कंपनी खोली है मालियांद्राना समथिंग, है ना। और वो कंपनी में जो है स्टेक होल्डर पार्थ जी हैं 99%, और 1% जो है स्टेक वो उनके भांजे के नाम है। तो एक्चुअली तो जो ये सरकारी लैंड है उसको इन्होंने क्या किया है कि स्टैम्प ड्यूटी पे करके, बहुत ही कम स्टैम्प ड्यूटी पे करके इन्होंने वो अपनी कंपनी में वो रजिस्टर कराई है, वो है ना। और कोई किसी ऑफिसर के साथ मिल के, जो कोई सरकारी ऑफिसर होंगे ड्यूटी पे, उनके साथ मिल करके कुछ ऐसा घोटाला किया कि जिसके कारण जो है, मतलब उसकी वैल्यू तो 1800 करोड़ की है वो प्रॉपर्टी की, और उसको इन्होंने 300 करोड़ की दिखा करके और स्टैम्प ड्यूटी 21% लगा करके और 500 रुपये की स्टैम्प पेपर पे इन्होंने कुछ इस तरह का घोटाला किया है। और इसमें कोई ममता तेजवानी लेडी हैं, सबसे पहले 2006 में ये प्रॉपर्टी के पास थी, ममता तेजवानी जी के पास, राइट। तो एक तो मेरे को माफ़ कीजिएगा, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसा है कुछ। और अब जो लेटेस्ट ये आया है मामला कि पहले तो 3 लोगों पे एफआईआर हुई और अब 9 लोगों पे और एफआईआर हुई है, जिनमें ये ममता तेजवानी जी पे भी हुई है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर यही थी 2006 से। और जो ऑफिसर जिनने ये प्रॉपर्टी का कम स्टैम्प ड्यूटी में और इनकी कंपनी को दी है, तो उन पे भी एफआईआर हुई है। और कंपनी में जो पार्थ जी के जो रिश्तेदार हैं, है ना, उनका नाम मुझे नहीं पता, उनके ऊपर एफआईआर हुई है। पार्थ जी फिर भी घूम रहे हैं ऐसे ही, जैसा कि होता ही है हमारे देश में। जो एक्यूज होता है या जो मेन वो होता है, वो तो बच जाता है कानूनी दाव पेचों के कारण। बट उन्होंने
फंसवा दिया है अपने, या उन्होंने फंसाया है, या जो भी है, जो जिनका ओनली 1% स्टेक था, उनके ऊपर भी एफआईआर कर दी है। चलो, महाराष्ट्र पुलिस ने ये तो एक अच्छी बात करी है। और अब जो सुप्रिया पाठक जी हैं, शरद पवार जी की बेटी, उन्होंने पार्स जी के लिए बोला है कि नहीं नहीं, ही इज़ वेरी इनोसेंट, ही इज़ वेरी नाइस, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब तो ये तो कानून जाने, कोर्ट जाने, प्रशासन जाने कौन इनोसेंट कौन वो, उसमें हम क्या कर सकते हैं। बट ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसे हो नहीं सकता ना। अगर मेरे पास 99 स्टेक है किसी कंपनी का, तो 1%, अब इसमें जब ये चीज़ें सामने आएंगी कोर्ट में या जो भी, तभी इसका फैसला कर पाएंगे। और अब इसमें आप ये सोचेंगे कि ये मुद्दा हमारे से कैसे रिलेटेड है ना? हमारे से रिलेटेड ऐसे है, हमारे आश्रम से रिलेटेड ऐसे है कि हमारे आश्रम की ज़मीन को भी बहुत बार बेचने की कोशिश की गई है, और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि उसके सौदे हुए हैं, मार्केट में घूमता रहता है उसका सौदा। और एक जो पुस्तक है हु किल्ड ओशो, है ना, वो जो हु किल्ड ओशो है, उस पुस्तक के जो सबसे आखिरी पेज है, उसके आखिरी पेजेस में कुछ पिक्चर्स हैं, और उन पिक्चर में शरद पवार जी भी हैं, और शरद पवार जी के साथ स्वामी जयेश भी हैं, जो अब माना जा रहा है कि वो नहीं रहे दुनिया में। और तो उनकी पिक्चर्स कुछ उस किताब में डाली गई हैं। और हम सभी जानते हैं कि ये जो पुस्तक है हु किल्ड ओशो, ये बहुत ही रिसर्च करके वैद्य साहब ने बनाई है। और वो ओशो सन्यासी तो नहीं है, बट जो उन्होंने एक रिसर्च करी है ओशो आश्रम पे, और ओशो की जो ज़मीन के जो भी घोटाले हैं, या जो भी उनकी मृत्यु के पीछे का जो भी रहस्य है, उस पर बहुत हद तक उन्होंने रिसर्च करके बहुत चीज़ों को क्लियर किया है। तो ये पुस्तक पढ़ने जैसी है। तो मेरी नज़र जब इस पुस्तक की आखिरी पेज पे पड़ी, और बाय चांस ये वाला मामला भी अखबारों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है कि कोरेगांव की प्रॉपर्टी, 40 एकड़ की प्रॉपर्टी का जो घोटाला है, क्या इसका संबंध हमारे आश्रम से भी हो सकता है या क्या है, ये तो ऊपर वाला जाने। और अगर आपको भी मौका मिले, मैं इस वीडियो के साथ वो अखबारों की कटिंग्स भी टैग कर दूंगी, ताकि आप भी पढ़ सकें। जिनको मराठी आती है उनको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं, और शरद पवार जी और उनकी बेटी के बारे में सभी जानते हैं कि वो लोग प्रॉपर्टीज़ को ले करके उसको होटल बनाना, उसको जो है इस तरह से प्रॉपर्टीज़ पे, मतलब मशहूर है, मैं क्या ही बोलूँ, एक लैंड माफिया अगर एक दूसरी भाषा में बोलूँ, है ना। और अब इसके पीछे हमारे आश्रम का क्या वो है, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। नहीं तो जयेश जो थे, उनका शरद पवार से मिलना, जबकि मेरे जैसा जो एक मामूली सा बीजेपी का कोई रहा हुआ, अब तो मैं हूँ भी नहीं, कोई एक बीजेपी का मेंबर अगर आकर के कोई मुहिम की बात करता है या कोई ओशो की बात करता है, तो तुरंत थप्पा लगाने आ जाते हैं तथाकथित सन्यासी कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ओशो ने तो राजनीतिज्ञों को गाली दी है। तो जयेश महाराज जी शरद पवार जी के साथ क्या कर रहे थे? हाँ, उनका क्या मतलब है शरद पवार के साथ घूमने का? जो जयेश जी किसी से ना मिलते थे, ना कोई वो इंटरव्यू देते थे, ना उनको कोई पिक्चर खिंचाने का शौक था, है ना। अभी पीछे ही हमने स्वामी राघव के चैनल पे काफ़ी सारी बातें संजय भारती जी द्वारा सुनी है ना, जो उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की। अगेन, मैं ये नहीं कहती कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि किसी के कंट्रीब्यूशन को मैं ज़ीरो करूँ। उनका कंट्रीब्यूशन नो डाउट हमारे आश्रम को बनाने में, हमारे ओशो के काम को आगे बढ़ाने में है, उसको हम भी मानते हैं। लेकिन जो ये तार जुड़ते हैं राजनीतिज्ञों से, तो ये एक चिंता का विषय होता है, और ये एक सोचने का विषय है कि वो शरद पवार के साथ क्या कर रहे थे, है ना। और अब जबकि ये जग जाहिर है कि पवार जी द्वारा
किस तरह से लैंड पे वो करना है ना, लैंड माफिया कहूँगी मैं, और उनकी बेटी भी इसी चीज़ों के लिए मशहूर है। और तो बस यही था आप लोगों से शेयर करना। और दूसरा एक खबर और थी कि जो जर्मन बेकरी में जो हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट, वो अभी भी केस चल रहा है। उसमें बीच में एक पेरोल पे एक एक्यूज छूटा था, अब वो वापस आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन अभी उसमें कोई सुनवाई या उसमें अभी कोई फैसला आना बाकी है, अभी वो चल रहा है। ये भी एक समझने वाली बात है कि इसका तार किससे जुड़ा है ना। ये तो अगेन ये कानून का विषय है, मैं तो कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, एक नॉर्मल सन्यासी हूँ। ओशो के प्रेम में निकली थी, ओशो के आश्रम की बात करने, और ओशो कानून भी सिखा रहे हैं और क्या क्या सिखा रहे हैं तो हम सीख रहे हैं। और मित्रों, अब आ जाते हैं हमारी जो हमने जो कोर्ट केसेस किए हैं उन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा जो चैरिटी कमीशन में जिसमें हमारे जो 3 केसेस चल रहे हैं, उन 3 केसेस में से जो माला का केस था, माला के जब केस की अभी हियरिंग थी, तो अगेन मुझे और मधुमा को फिर बोला गया कि हम केस में से अपना नाम विड्रॉ कर लें। मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे होने से, मेरे और मधुमा के होने से, कि किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं उन लोगों में से हूँ, मैं तो कोई केस करने में पहले इंटरेस्टेड थी नहीं, और किस तरह से मेरे को और मधुमा को इन केसेस में डाला गया है ना, ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में सब बता चुकी हूँ, वापस से रिपीट नहीं करूँगी। और मैं उन लोगों में से हूँ, अव्वल तो मैं किसी काम में हाथ डालती नहीं, है ना, और अगर अब घुस गई तो पूरा रिजल्ट देख के ही बाहर निकलूँगी, चाहे हम हारें, चाहे जीते, चाहे गाली पड़े, वो चलेगा। मगर मुझे कानून व्यवस्था पे, अपनी न्याय व्यवस्था पे बहुत विश्वास है। मैं चाहती हूँ कि जज साहब हमें अगर बोलें कि भाई तुम दोनों सन्यासी ने निकलो, तुम माला के केस में आउट हो, मैं तभी मानूंगी। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई सन्यासी अगर मुझे मैसेज भेजे कि हर बार हर डेट में मुझे यही सुनने को मिलता है कि मधुमा और मीरा इसमें से निकल जाए, तो मैंने अपना क्लियर कर दिया स्टैंड। और सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा था, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा डेट था अभी 11 को, वहाँ पर अभी अगली डेट ही पड़ी है और एक ऑर्डर निकला है। और उसमें अच्छी खबर ये है कि उस ऑर्डर में जो एक वकील वकील के बारे में जो मैंने चर्चा की थी पहले, कि जिन्होंने किस तरह से हमको पहले अप्रोच किया कि मुझे केसेस दिलवा दो, फिर हमको किस तरह से इस्तेमाल करा उन्होंने, किस तरह से एक दूसरी सन्यासी के साथ मिल करके हमको ही धमकिया और हम ही को, ये सारा मैं मामला बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ पुरानी वीडियोस में, वापस से वो रिपीट नहीं करूँगी। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में इस बार उन वकील साहब का नाम नहीं है, यानी कि वो स्वामी अनुग्रह के वकील नहीं रहे और उनको हटा दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि उनका प्रेशर अब हमारे गुरु भाई स्वामी अनुग्रह पे नहीं है। एक ये खबर आपको लोगों को देनी थी। और अगली जब डेट होगी उसकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। वो ऑर्डर की कॉपी भी मैं इस वीडियो के साथ टैग कर दूंगी, तो काइंडली आप उसको पढ़ लीजिएगा। और अगली हमारी चैरिटी कमीशन की जो डेट है, वो अगली डेट हमारी है 25 नवंबर को। अब 25 नवंबर को आर्ग्यूमेंट होगा 41D में, जो हमने 2 एप्लीकेंट नए डाले थे, मेरे और मधुमा और ऑस्ट्रेलिया वाली माँ के अलावा, वो 2 पे चर्चा होगी, उन 2 पे आर्ग्यूमेंट होगा। उसके लिए हमारे वकील तैयार हैं और जो भी आर्ग्यूमेंट होगा उसके लिए हम रेडी हैं। अगेन मैंने कहा, हमें जज साहब ही भगाएं तो भगाएं, हम किसी सन्यासी या किसी वकील के बोलने से हम भागने वालों में से नहीं हैं, ठीक है ना। और तो ये हो गई। और जो लास्ट में एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा कॉपीराइट का जो केस है, कॉपीराइट का केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, वो केस की जो है 8 दिसंबर को है दिल्ली हाई कोर्ट में। और पिछली हियरिंग में OAF वालों को 3,000 का जुर्माना लगाया था रजिस्ट्रार साहब ने। तो अब नेक्स्ट डेट में 8 तारीख को क्या होता है ये देखते हैं। और अंत में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जैसे बार बार इधर उधर से प्रेशर आते रहते हैं,
कि भाई हट जाओ या ये कर दो, या वकील साहब छोड़ के भाग जाते हैं बीच मझधार में हमें। तो एक बात और बोलने चाहूँगी कि हम ये जो भी कर रहे हैं, मैं हूँ या मेरी टीम में जो और लोग हैं, स्वामी रतन हैं और स्वामी आनंद विकास हैं, माँ आनंद मधु हैं, तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम थे, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। यानी सदगुरु कहते हैं मोमेंट टू मोमेंट जियो, वर्तमान में रहो। तो ठीक है, अब देखते हैं ये हवाएं और ये हमारे सदगुरु हमें कहाँ ले जाए। ये तो एक राइमिंग वर्ड बन गया। और मेरी बातों को आपने सुना, मैंने आपको सारे अपडेट्स ऑलमोस्ट दे दिए हैं। अंत में सभी को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार वो लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी लीगल टीम को, हमारे लोगों को जो सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में है, चाहे वो हाई कोर्ट में है, चाहे वो मुंबई चैरिटी कमीशन में है। उन सभी का तहे दिल से आभार और मीरा का बहुत सारा प्यार, प्रणाम।